आज यकीनन जिस तरह हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि इट्स अ हैवी डे। थोड़े अरसे पहले क्योंकि परवेज़ हमशर साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी भी पुरानी कुछ क्लिप्स चल रही थी और यकीनन उसके अंदर नैपा का जिक्र हुआ, नेशनल अकेडमी फ़ॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसकी बुनियाद रखी गई। तो उन्होंने कहा कि पहले इन तमाम चीज़ों को ख़ास तौर पे कल्चरल हमारे एसेट्स को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत के पास फ़ंड्स नहीं होते थे। बट वी सॉ दैट गुड टाइम, द अर्ली 2000s वाज अ फ्लरिशिंग टाइम फॉर कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड आर्ट्स इन पाकिस्तान। और ज़िया मुहिउद्दीन साहब की की सरबराही में हमने देखा कि नैपा आगे बढ़ती रही और आज हमने उनको खो दिया है। और यकीनन ये एक बड़ा बोझल टाइम है पाकिस्तान के लिए। अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ आर नॉस्टैल्जिक अबाउट व्हाट वी वर। जब हम पुराने वक्तों को देखते हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल। बड़ी बड़ी जो रियासतें होती हैं वो अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करके दुखी होती हैं। और आजकल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है उससे मुमकिन है कि हम इस पूरी सूरत हाल को तब्दील कर सकें, लेकिन हम मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट हर्ट्स अस ऑल एज़ पाकिस्तानीज़। बहरहाल जी, हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में अब आपको वेलकम करना चाहेंगे। डॉक टॉक में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। जैसे ही हम ये ख़बरें सुनते हैं या हमारे आसाब पे कोई चीज़ सवार होती है तो हमने देखा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत ही जो खुश नसीब लोग हैं उनका परफेक्ट जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए दैट इज़ 120/80। जब ये रीडिंग आती है तो उसको हमेशा याद रखें कि जो पहला नंबर है वो है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो दूसरा नंबर है यानी 120/80 अगर मैं कह रही हूँ तो जो 80 है वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। कई लोगों ने इसके बारे में बात की होगी तो आपको कुछ मुखालते हैं, कुछ मिथ्स हैं कि जी ऊपर वाला जो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डायस्टोलिक पे आपको देखना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए, हार्ट बीट कितनी है, इनका फ़र्क क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली डज़ दैट मीन। आज ज़रा इस पर बात करते हैं। और नॉर्मली अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो आपके लिए नॉर्मल यानी नॉर्मल आपका बीपी क्या होना चाहिए। अगर डिस्टोलिक सही है और सिस्टोलिक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत बड़ा हुआ है तो इज़ इट अ कॉज फॉर वरी। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सादिया खालिद, प्राइमरी केयर फिजिशियन हैं जी आप, सेहत कहानी, प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेटर भी हैं, टेली हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर सादिया, सबसे पहले तो मुझे बताएं systolic and diastolic, what does that mean for a healthy person and b somebody with health conditions and especially heart issues? अच्छा देखिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जैसे आपने कहा, एक लेमैन के लिए ऊपर वाला एंड नीचे वाला। सिस्टोलिक जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और डायस्टोलिक जब वो रिलैक्सिंग फेज में होता है, तो इस फेज में जो ब्लड प्रेशर आपके पास आता है दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अच्छा, नॉर्मल रेंज आपने बताई 120/80 इज़ द नॉर्मल रेंज। अच्छा, 120/80 से अगर ज़्यादा होता है तो वी कंसिडर इट एज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि सिस्टोलिक बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा, डायस्टोलिक बढ़ेगा तो नुकसान नहीं होगा। बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लिविंग। मुझे ये बताएं कि अगर मैं ब्लड प्रेशर चेक करूं और मुझे ये महसूस हो कि समथिंग इज़ ऑफ और रीडिंग ये आए कि सिस्टोलिक बहुत बढ़ा हुआ है जबकि डायस्टोलिक नॉर्मल रेंजेस में है, तो इसका क्या मतलब है एंड व्हाट इज़ माय बॉडी गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट? देखिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बढ़ने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। आपकी जो है वो लाइफस्टाइल में कोई ऐसी आप चीज़ खा रहे हैं, कोई हाई सॉल्ट इनटेक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये सब फैक्टर्स हैं। आपकी जो है वो बॉडी में अगर आपको कोई मतलब डिजीज़ है ऑलरेडी, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। इसमें आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को अलग-अलग रख के नहीं मार्क करते हैं। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है तो दैट इज़ अगेन अ डेंजरस कंडीशन, एंड डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो वन शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि व्हाई डायस्टोलिक इज़ हाई। अच्छा, तभी कहा जाता है कि जो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं उसको लेने के बावजूद आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, दिन के मुख्तलिफ औकात में करना चाहिए, खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर, हर तरह से उसको मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्टिविटी करके आए हैं तब देखें। हार्ट बीट, इसमें जो आपका पल्स रेट है डॉक्टर सादिया, वो कितना इंपॉर्टेंट है? अगर मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रेंजेस में है बट माई हार्ट बीट इज़ ओवर द रूफ, पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, व्हाट डज़ दैट मीन? देखिए, हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पैल्पिटेशंस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। बट हार्ट बीट अगर एक टिपिकल कोई कंडीशन है आपके सामने, आप भाग के आए हैं, आप स्ट्रेस में, आप एंग्जाइटी में, तो हार्ट बीट बढ़ता है।
जो कि कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट हार्ट बीट है, कांस्टेंट आपको लग रहा है कि आपको दिल की धड़कन अपनी तेज़ लग रही है, आपका ब्लड प्रेशर भी साथ बढ़ा हुआ है, तो आप ज़रूर अपने जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट बिल्कुल सही। डॉक्टर सादिया, 2-3 चीज़ें जो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, मुझे बताएं कि कई ख़वातीन का हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है, ये कितना ख़तरनाक है और क्या उनको इस दौरान, हमल के दौरान कोई ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती है या उसको लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल करना होता है? अच्छा देखिए, इसको हम एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन कहते हैं। अगर हमल के दौरान आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको जो है डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, आपने रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है। ये सब चीज़ें जो हैं एक मालिज को अपने दिखाने के बाद आप डिसाइड करते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप रिस्क पर हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगेन दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपको ख़ुद कंट्रोल करने हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। मुझे ये बताएं, हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर के हवाले से डॉक्टर सादिया, क्या अगर मेरा वज़न ज़्यादा है और सेकेंडली अगर मुझ में खून की कमी है, जैसे बहुत सारी ख़वातीन अनीमिक होती हैं या आयरन की या ब्लड की उनमें कमी पाई जाती है, डज़ दैट मीन माई हार्ट हैज़ टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, यानी उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, मेरे दिल पे उस चीज़ का बोझ पड़ रहा है? अच्छा देखिए, अनीमिया इज़ अ फैक्टर, येस। अनीमिया जो है अगर आपकी बॉडी में आपके रेड ब्लड सेल्स कम हैं, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। लेकिन इसका कोई एज सच ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, ठीक है, हार्ट हेल्थ से ताल्लुक है। यस, जी। अगर आप अनेमिक हैं, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, आपको अपनी डाइट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, आपको आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। वो अगेन डॉक्टर आपको जब आपका हीमोग्लोबिन देखते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद सर्टेन टेस्ट होते हैं, उसमें आपका जो है वो रेड ब्लड सेल काउंट देखा जाता है, आपका जो है फेरेटिन लेवल्स करवाए जाते हैं, उसके बाद हम लेबल करते हैं कि इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक अहम सवाल, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो हमें सबको पता है कि हमें क्या करना है, हमें थोड़ा रिलैक्स करना है, हमें पानी पीना है, हमें लेट जाना है, अपने आसाब को थोड़ा डी स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर सादिया, अगर मेरी रीडिंग में मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो आया है, एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल जो शायद ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ले रहे हैं, खाने के बाद आपने थोड़ी देर बाद टेस्ट किया और आपका ब्लड प्रेशर लो है, तब क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, एकदम ब्लड प्रेशर आपका लो है तो हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन बोथ आर डेंजरस। ये एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। यूजुअली लोग ये समझते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये ख़तरनाक है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कम है तो दैट इज़ अगेन रिस्क फैक्टर, जो कि एक ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप सो के उठे हैं, आपका ब्लड प्रेशर आपको लग रहा है, आपने चेक किया वो कम है, तो फ़ौरन अपनी डाइट को देखें, आपने ऐसी क्या चीज़, कोई मील स्किप कर दिया है या कोई खाने पीने में कुछ ऐसा लिया है, तो फ़ौरन ईजी वे है, हम ये कहते हैं कि आप उठें, नमक डाल के, ORS डाल के पी लें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर जो है वो आसानी से आपने ORS इस्तेमाल किया या कोई भी ऐसी चीज़ खा ली, जूस का इस्तेमाल कर लिया, तो ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल होता है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ले लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नमकियात की कमी भी आपके ब्लड प्रेशर को लो करती है। आप इसमें कई लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीज़ों का भी। अच्छा, एक और चीज़ अंडरलाइंग फैक्टर हो सकता है आपके BP के लो होने का, दैट प्रोबेबली योर बॉडी इज़ फाइटिंग एन इन्फेक्शन। डॉक्टर सादिया, इसमें अक्सर होता है कि लोग इस बात को नोट नहीं करते कि आपका ब्लड प्रेशर लो होने के साथ साथ यू आर ऑल्सो बीइंग फीवरिश, आपको बुखार सी कैफियत है। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं होता है, इन्फेक्शन में ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है। अच्छा, इट्स नॉट कि आपकी इफ़ योर बॉडी इज़ फाइटिंग, येस, इफ़ यू आर लेथार्जिक, इफ़ यू हैव नॉट कंज्यूम्ड योर डाइट प्रॉपर्ली, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो येस देयर आर चांसेस कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। लेकिन अगेन, जब तक आपने चेक नहीं किया उस वक्त तक यू कांट कमेंट। आपने चेक किया, आपका ब्लड प्रेशर लो है, टेक अ डाइट, टेक अ नॉर्मल, कोई चीज़ उठा के ORS ले लिया, कोई जूस ले लिया, तो ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल लिमिट में आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हाइपोथर्मिया एंड हाइपो ब्लड प्रेशर, हाउ डू दे, हाइपोटेंशन, हाउ डू दे लिंक टुगेदर? कि अगर कोई कहे कि मेरा BP भी लो है और साथ में मुझे सर्दी भी लग रही है। अच्छा देखिए, अगर आपका BP लो है तो ऑटोमेटिकली सर्दी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है। तो अगर आपका BP लो है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप फ़ौरन कुछ खा लें उठ के, हम यूजुअली कहते हैं कि ORS पी लें, अंडा उबाल के खा लें, नमक डाल के खा लें, तो ये जब आप खाते हैं, आप कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, उसकी एक अपनी हीट है, एक अपना मैकेनिज्म है, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो
अपने नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपके कुछ सवालात हैं आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हाइपर ये एक लोगों का पता नहीं अजीब सा मुगालता है डॉक्टर सादिया कि अगर ब्लड प्रेशर आपका ऑफ भी आ रहा है, ज़्यादा है या कम है, ख़ास तौर पर वो जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो लोग अवॉइड करते हैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को। वो कहते हैं जी हम लाइफस्टाइल से सही कर लेंगे, गोली या दवा लेनी शुरू की तो उसकी आदत हो जाएगी। ये क्या मिथ है और आप इसको किस तरह देखती हैं? अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन। हाइपरटेंशन 45 से अबव एंड 45 से बिलो दोनों के लिए ख़तरनाक है। हमारे यहाँ यूजुअली यंग एज में लोग परवाह नहीं करते हैं, बट अब यंगस्टर्स में भी हाइपरटेंशन हम देख रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उसमें आपका सोडियम इंटेक अगर ज़्यादा है, कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा है, आप ओबीज़ हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल जैसा कि आपने बताया, तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट रीडिंग आ रही है आपके ब्लड प्रेशर, आप देख रहे हैं कि 120/80 नहीं आ रही है, इट्स 130/90, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। अच्छा, जब आपने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर वी स्टेज द हाइपरटेंशन डिफरेंट लेवल्स। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 की ट्रीटमेंट कोई और है, स्टेज 2 की ट्रीटमेंट कोई और है। तो स्टेज 1 में यूजुअली हम ये कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है तो हम उसको स्टेज 1 लेबल करके आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहते हैं। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, मैंने पहले बताया, वजन कम करें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करें, कैफीन का इंटेक कम करें। यंगस्टर्स में कैफीन बहुत ज़्यादा, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, इवन द कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, that can lead to high blood pressure in youngsters. Yes. What's the linkage? Because मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो हाई शुगर ड्रिंक्स हैं और शुगर रश आपको मिल रहा है, but is it deeper than that? They add caffeine in that. Okay. Yes. And caffeine is a stimulant that increase your brain activity. आपका हार्ट तेज़ी से पंप करता है, जब हार्ट तेज़ी से पंप करता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको रीडिंग्स आपकी आना शुरू होती हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप जब खुद कह रही हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, आपका वेट बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा तो ओबेसिटी का एक रिस्क फैक्टर आ गया। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज आर कंपाउंडिंग टुगेदर एंड यू कैन सी। और कई दफ़ा हम चीज़ों को बहाना भी बना लेते हैं कि वज़न बढ़ गया है या अभी प्रेग्नेंट हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, वक्त नहीं है हमारे पास। एक चीज़ जिस पर हम बहुत कम बात करते हैं, आई वांट टू हैव अ कंप्लीट सेगमेंट ऑन इट, लेकिन आज ज़रूर इस पर सवाल करना चाहूँगी। 45 की उम्र के बाद अमूमन ख़वातीन पेरी मेनोपॉजल हो जाती हैं ना, ये मेनोपॉज से पहले का स्टेज है। उस वक्त हमारे ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रीडिंग्स क्या हैं डॉक्टर सादिया, एंड डू वी सी अ स्पाइक? यस, देखिए अगर एक 45 या 45 से अबव का आदमी, उसके 140/80 की रीडिंग आ रही है, वी कंसिडर इट एज अ नॉर्मल रीडिंग। 135-140 इज कंसिडर टू बी अ नॉर्मल रेंज। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप डायबिटिक भी हैं, आपके पास और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो देन डोंट टेक इट लाइटली। अगर 141 रीडिंग है तो हो सकता है कि थोड़ी दिनों बाद वो 145-150 तक चली जाए। खुसूसन आप ख़वातीन की बात कर रही हैं जी। अच्छा, जब आप पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल स्टेज में होती हैं तो आपका जो है कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, आपकी जो है वो उस तरह फ़ैट की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो फैक्टर्स पीछे वही होते हैं, फैट, ओबेसिटी। अच्छा, उसके बाद डाइट में आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो चीज़ें आपके एडवांटेज में थी, यंग एज में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट था, आपके हार्मोन्स रेगुलेटेड थे, आपके मंथली साइकिल्स रेगुलेटेड थे। जब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे तब्दीली आ रही है, सो यू हैव टू टेक इवन बेटर केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पहले शायद यू कुड स्लैक ऑफ विद एक्सरसाइज, लेकिन एटलीस्ट अब हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा, जबकि वो कहते हैं आई थिंक इन अ वीक यू नीड टू क्लॉक इन 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब आप उसको जैसे चाहें डिवाइड कर लें, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि 150 मिनट आप वर्जिश की नीयत से, और एक्सर्शन और एक्सरसाइज में फ़र्क होता है, ये हम कभी बाद में बात करेंगे। मगर डॉक्टर सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए।